ओम नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। कल हमने चर्चा की थी जो सम्यक्त्व है उसकी तीन प्रकृतियां हैं। सम्यक्त्व की तीन प्रकृतियां हैं। सम्यक्त्व की तीन प्रकृतियों के बारे में हमने चर्चा की थी। सबसे पहली मिथ्यात्व प्रकृति, दूसरी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, तीसरी सम्यक्त्व प्रकृति। इनमें से सबसे घातक और जो मिथ्या दृष्टि को अनादिकाल से बंधती आ रही है वो है मिथ्यात्व प्रकृति। तीनों में से एक ही प्रकृति बंध योग्य है, वो है मिथ्यात्व प्रकृति। तो मिथ्यात्व प्रकृति का कल हमने अर्थ समझा था कि मिथ्यात्व कर्म जो है उसके उदय में मिथ्यात्व का क्या होता है ये नहीं पता कर्म का, और उसका जो जीव में इफेक्ट दिखता है वो कैसा है, सत्य मार्ग से परांगमुख होने रूप, तत्वार्थ श्रद्धान का उद्यमी न होने रूप, हिताहित के विचार में समर्थ न होने रूप, तथा जिस कर्म के कारण जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है वह मिथ्यात्व कर्म दर्शन मोहनी की पहली प्रकृति है। फिर दूसरी प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म देखा था हमने, जिसमें जीव के पास श्रद्धान बना भी रहता है और कुछ मिथ्यात्व भी बना रहता है। ऐसा मिश्र परिणाम वह सम्यक्त्व प्रकृति है। साथ में जिस कर्म के उदय से जीव में सम्यक्त्व तो रहता है, उदय के काल में सम्यक्त्व तो रहता है, परंतु उसके उदय से जीव में श्रद्धान में चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, वह सम्यक्त्व प्रकृति है। साथ ही हमने एक चीज और देखी थी कि सम्यक्त्व प्रकृति नाम सम्यक्त्व होने से उस पे सम्यक्त्व का कारण नहीं बन जाती है, वह तो दोष लगाने की ही कारण होती है। दोष लगाने की कारण है। तो तीनों दोषों को हमने चल दोष, मल दोष और अगाड़ दोषों को देखा था। कोई एक जन तीनों के उदाहरण बता सकता है? चल दोष क्या है, मल दोष क्या है, अगाड़ दोष क्या है? दीपिका जी आप अनम्यूट करके तीनों दोष एक बार बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिथ्यात्व कर्म का उदाहरण है मदिरापान, और सम्यक्त्व कर्म का उदाहरण है पानी में मिट्टी सेटल होने पर हिल जाना, वैसे और दोष लगते हैं। और सम्यक मिथ्यात्व में है गुड़ मिश्रित दही का उदाहरण। जी, पर मैंने प्रश्न पूछा था चलमल अगाड़ दोषों के बारे में, ये भी पूछना ही था, तो चलमल अगाड़ दोषों के बारे में भी आप बता दीजिए। चलमल अगाड़ दोष में एग्जैक्ट नहीं एक्सप्लेन। अच्छा, कोई और बताना चाहेंगे? आपने जो बताया तीनों प्रकृतियों के बारे में उदाहरण, वो बहुत सही था। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ चलमल अगाड़ दोषों के बारे में। हमने कल समझा था कि चित्त चलायमान है। वीरेंद्र जी, हाँ बोलिए। जैसे कोई बुढ़े आदमी के लकड़ी लेके चलता है तो वो हाथ उसका कांपता रहता है, इस तरह से कल्पना रहता है। और मलपना जो है किसी मतलब जो प्रतिमा विशेष या किसी मंदिर विशेष के प्रति विशेष स्नेह की भावना होना, वो मल दोष है। और अगाड़ दोष में जो है कभी किंचित अतिचार जो है
सम्यक अपने श्रद्धा में लग जाता है, वो अगाढ़ दोष होता है। हाँ, ये इच्छुकता नहीं रहती ठीक है। श्रद्धा में। सामान्य रूप से तो मैंने कलमल अगाढ़ दोष के बारे में बाकी का उदाहरण बताया था, और उसके अलावा 3 कारण दिए थे कि जो रूढ़ी परंपराएं हैं, तो वे रूढ़ी परंपराएं, आप म्यूट कर लीजिए। आवाज इको कर रही है। जी जी, म्यूट कर लीजिए सभी, तो नहीं गूंजेगी। ठीक है, तो चल अर्थात चलायमान होना, तो व्रताधिक पालन करते हुए मन चलायमान हो जाता है, तो वो चल दोष कहलाता है। वैसे ही श्रद्धा में चलायमानपना, अर्थात दूसरों के मॉन्यूमेंट्स वगैरह देख देख के वो भी अच्छे है, वो भी अच्छे है, ऐसा थोड़ा सा अंदर में आ जाना, तो वो चलायमान वाला दोष था। मल दोष अर्थात मलिनता ही उत्पन्न कर देना, उसका उदाहरण तो आपने साथ में बताया ही था कि जो मलिनता आ रही है अपने ही धर्म में, कुछ चीजें मेरी मंदिर तेरा मंदिर, ये हमारे भगवान आपके भगवान, मेरे मुनिराज तेरे मुनिराज, ऐसा बंटवारा जो किया जा रहा है वो मलिनता ला रहा है। और साथ में अगाढ़ दोष बताया था कि भले ही सम्यक श्रद्धान हो चुका है, परंतु मिथ्यात्व अवस्था में कुछ रूढ़ी परंपराओं का अनुसरण करते रहता है जीव, और वो सम्यक तो होने पर भी छूट नहीं पाते। मैंने समाज का उदाहरण दिया था कि हर समाज में जैनों के अलग अलग शादी की परंपरा है, और हर एक समाज अपनी अपनी पद्धति से ही शादियां करता है। भले ही शादियों में धार्मिक रीति से ही शादी होती है, फिर भी रूढ़ी परंपराएं अलग अलग है, तो वो मिथ्यात्व के साथ साथ बनी वैसी है, और फिर उनको ही आगे कंटिन्यू किया जाता है, पर सम्यक तो श्रद्धांत सही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अगाढ़ वाले दोष है जो छूट ही नहीं पाते हैं, गाढ़ रूप से बने रहते हैं, वो सम्यक तो प्रकृति के उदय में जीव के जीवन में दिखते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो उदाहरण मात्र के लिए आपको बताए थे, और ये सूक्ष्म होते हैं, ऐसा ही प्रत्यक्ष में दिखाई देवे ये भी नहीं है, और दोष तो दोष ही है, इसका पुष्टिकरण भी करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से सम्यक तो प्रकृति जो मोहनीय का ही भेद है, परंतु उसमें अनुभाग कम होने के कारण, प्रकृति देशघाती होने के कारण, वह संपूर्ण रूप से सम्यक्तों का घात तो नहीं करती है, परंतु उसमें दोष जरूर लगाती है। यह सम्यक्त प्रकृति का कार्य हमने देखा था। आज हमें आगे बढ़ना है कि यदि बंध अकेले एक प्रकृति का होता है, मिथ्यात्व का, तो उसके 3 टुकड़े क्यों होते हैं? कल हमने स्थूल रूप से ग्लास का उदाहरण देखा था, ग्लास टूट जाए तो उसके 3 टुकड़े अलग अलग प्रकार के होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ वैसे के वैसे रहेंगे। उसी प्रकार से आचार्य देव इसका सटीक उदाहरण दे रहे हैं, आगे की स्लाइड में हम पढ़ते हैं। दर्शन मोह विशेष बंध की अपेक्षा मात्र मिथ्यात्व रूप एक ही प्रकार का बंध है। उदय और सत्ता की अपेक्षा 3 प्रकार का है। इस कर्म में ऐसी विशेषता कैसे हो जाती है, उसे कहते हैं। गाथा है आगे, जंतेन कोद्दवम् परममुव सम समम समभावजन्तेन मिच्छं दव्वं तुतिधा असंख्य गुणहीन दौवकमा। फिर से गाथा पढ़ता हूँ। जंतेन कोद्दवम् परमुव सम समभावजन्तेन मिच्छं दौवं तुतिधा असंख्य गुणहीन दौवकमा। जनते न, जंत मतलब होता है यंत्र में, कोद्दवम, कोद्दवम मतलब कोदों का धान्य है, गेहूं है मान लीजिए आप, तो गेहूं को जैसे जनते न यंत्र में मतलब चक्की में जब क्या किया जाता है, अंदर दलने के लिए डाल दिया जाता है, तो पुराने काल वाली तो चक्की पता है हाथ से वो घुमाते थे और उसमें पीसा जाता था। तो उस प्रकार से यहाँ पर उस कण के अलग अलग भाग हो जाते हैं, कि कुछ तो गेहूं पूरे पीस के बाहर आ जाएंगे तो आटे रूप से प्राप्त होंगे, कुछ थोड़े मोटे मोटे रहेंगे, और कुछ जैसे के तैसे कण भी बाहर आ जाएंगे।
तो इस प्रकार ऊपर से डाला हुआ धान तो एक ही प्रकार का है, पर जब उसे यंत्र में दला जाता है तो दलने के बाद उसके टुकड़े 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जीव इस मिथ्यात्व रूपी कर्म को यंत्र में दलता है, तो उस यंत्र का क्या नाम है आगे बता रहे, पढ़म उवसम समभाव जंतेन, यंतेन, यंत्र से, कौन से यंत्र से, पढ़म उवसम, प्रथम उपशम समभाव, समभाव मतलब सम्यक्त्व भाव, प्रथम उपशम सम्यक्त्व भाव के यंत्र के द्वारा मिच्छम मिथ्यात्व रूपी द्रव्य को तू क्या करता है, तिधा, तिधा मतलब 3 प्रकार का करता है। उदाहरण से पुनः सिद्धांत घटा रहे हैं कि यंत्र है प्रथमोपशम रूपी सम्यक्त्व, उस प्रथम उपशम रूपी सम्यक्त्व के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व रूपी द्रव्य के 3 प्रकार हो जाते हैं। तो 3 प्रकार किस प्रकार से हैं, बोले असंख्य हीन द्रव्य कमा, कमा मतलब क्रम से, वह द्रव्य असंख्य गुणहीन, वह द्रव्य असंख्यात गुणाहीन शक्ति वाला होता है। असंख्यात गुणाहीन अर्थात मिथ्यात्व की शक्ति है, तो मिथ्यात्व से सम्यक मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अर्थात मिश्र प्रकृति में उससे भी कम शक्ति प्राप्त होगी। कितनी कम प्राप्त होगी, असंख्यात गुणाहीन शक्ति प्राप्त होगी। उसके पश्चात जो सम्यक्त्व द्रव्य है, सम्यक मिथ्यात्व से भी सम्यक्त्व द्रव्य में असंख्यात गुणाहीन शक्ति प्राप्त होगी। तो हम देख रहे ये क्रम असंख्यात असंख्यात गुणाहीन रूप से द्रव्य को प्राप्त हो रहा है शक्ति का। तो मिथ्यात्व के उदय में तो मिथ्यात्व होगा, परंतु जो असंख्यात गुणाहीन शक्ति वाला सम्यक मिथ्यात्व का यदि उदय हो तो जीव का गुणस्थान आगे बढ़ जाता है, तीसरा गुणस्थान होता है। और यदि और कम अनंत असंख्यात गुणाहीन शक्ति वाला द्रव्य हो जो सम्यक्त्व प्रकृति है, उसके उदय में सम्यक्त्व बरकरार रहता है, पर उसमें दोष आते रहते हैं। उन दोषों का नाम चलमलकार दोष हमने देख लिया है। तो ये सब करने के लिए सीधा पहले से तीसरे गुणस्थान में जा सकते हैं क्या, हाँ जा सकते हैं, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो सकता है, परंतु यदि सत्व में ही सम्यक मिथ्यात्व नहीं हो तो उसका उदय भी नहीं आ सकता। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है कि जो मिथ्यात्व है उसको दलने के लिए, उसको 3 टुकड़े करने के लिए सबसे पहले प्राप्त कौन होगा, प्रथम उपशम सम्यक्त्व। यदि प्रथम उपशम सम्यक्त्व नहीं हुआ अर्थात चौथा, पांचवा अथवा सातवां गुणस्थान सीधे प्राप्त नहीं किया प्रथम उपशम सम्यक्त्व के द्वारा, तो इस मिथ्यात्व कर्म के 3 टुकड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो मिथ्यात्व के यदि 3 टुकड़े करने हैं तो मिथ्या दृष्टि कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कौन करेगा, जो मिथ्यात्व से प्रथम उपशम रूपी सम्यक्त्व में जा रहा है उसके ही अंदर में ये मिथ्यात्व के 3 टुकड़े, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति रूप से हो जाएंगे। तो जब ये 3 टुकड़े होंगे फिर उसके बाद जब प्रथम उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हो जाता है, वो पूरा काल बिताने के पश्चात, पूरा काल क्रम से बिताने के पश्चात अब इन 3 में से एक का उदय आ सकता है। कौन 3 में से, मिथ्यात्व का उदय आ सकता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ सकता है, अथवा सम्यक्त्व प्रकृति का उदय आ सकता है। एक साथ तीनों का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक ही कर्म की 3 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहनीय की ही 3 भेद है, तो एक समय में उदय तो एक का ही आएगा। तो इन 3 में से जिसका उदय आएगा उस गुणस्थान में जीव पहुंच जाता है। यदि प्रथम उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने के पश्चात मिथ्यात्व का उदय आएगा तो वह जीव नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान, पहले गुणस्थान में जाएगा। यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो जीव तीसरे गुणस्थान में जाएगा, जिसका नाम ही सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान है। जिन्हें गुणस्थान पता नहीं है वो टेंशन ना ले, बस इतना अपन तो 3 टुकड़े हुए इतना देख लिया काफी। और जो सम्यक्त्व प्रकृति का यदि उदय आता है तो सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से
सम्यक दृष्टि बन जाता है, फिर उसका गुणस्थान चौथा, पांचवा अथवा छठा, सातवां भी हो सकता है। सातवें में प्रथम प्रवेश होता है। तो प्रथम उपशम सम्यक्तों के काल में ही ये 3 टुकड़ों वाली प्रक्रिया होती है। 3 टुकड़ों की प्रक्रिया से जो बंध एक प्रकार का था, उसकी सत्ता कितने की हो गई? अब 3 की हो गई। तो अब ये तीनों में से कोई एक उदय में आने के लिए समर्थ भी है। इसलिए शुरू से कहते आ रहे मिथ्यात्व का एक बंध होता है और सत्ता और उदय की अपेक्षा 3 है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। तो यहाँ तक जो है हमने इसकी चर्चा की है। ये यंत्र के साथ इसकी एक रूपता दिखाई गई है, वो देखने के पूर्व अपन एक बार गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। जैसे घट्टी अर्थात चक्की से पौधों को दलने पर वह धान्य तंदुल, कण और भूसी रूप हो जाता है, वैसे ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व परिणाम रूप यंत्र से मिथ्यात्व प्रकृति का द्रव्य क्रम से असंख्यात गुणाहीन क्रम से 3 प्रकार का हो जाता है। अगली स्लाइड में वो दृष्टांत के साथ दाष्टांत दिखा रहे हैं। जैसे घटी यंत्र के द्वारा दले हुए पौधों के तंदुल, कण, तुष इन 3 रूप हो जाते हैं, वैसे ही प्रथम उपशम सम्यक्त्व रूप भाव यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व प्रकृति के मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन 3 रूप हो जाते हैं। इन 3 प्रकृतियों का द्रव्य अर्थात परमाणुओं की संख्या उत्तरोत्तर असंख्यात गुणाहीन है। मैंने अनुभाग कहा था, अनुभाग की जगह सुधार कर लेना, परमाणुओं की संख्या। द्रव्य मतलब परमाणुओं की संख्या। अनुभाग तो बहुत ज्यादा हीन होता है, असंख्यात गुणाहीन प्रदेशों की संख्या होती है जो अनंत अनंत में ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दर्शन मोहनीय कर्म के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, इन तीनों की चर्चा हमने पूर्ण की है। अभी इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अगले कर्म की ओर, चारित्र मोहनीय कर्म। 3 टुकड़े समझ में आ गए सभी को, और उसका कारण प्रथम उपशम सम्यक्त्व। हाँ, ये बात हो सकती है कि प्रथम उपशम सम्यक्त्व क्या होता है ये ही नहीं पता, तो उसको हम समझते हैं कि प्रथम उपशम सम्यक्त्व मिथ्या दृष्टि जीव को जो उपशम सम्यक्त्व होता है, उस उपशम सम्यक्त्व का नाम प्रथम उपशम सम्यक्त्व है। फिर से, मिथ्या दृष्टि जीव को जो उपशम सम्यक्त्व होता है, उस सम्यक्त्व का नाम प्रथम उपशम सम्यक्त्व है। यह प्रथम उपशम सम्यक्त्व एक जीव को एक भव में असंख्यातों बार हो सकता है, पर वो भव होना चाहिए बहुत लंबा, नारकियों जैसा 33 सागर, देवों जैसा 33 सागर। मनुष्य भव में तो यह प्रथम उपशम सम्यक्त्व एक ही बार होता है। मनुष्य अथवा तिर्यंच गति में प्रथम उपशम सम्यक्त्व एक जीव को एक ही बार हो सकता है। देव नरक गति में जहां असंख्यातों में आयु है, असंख्यात वर्षों की आयु है, वहां एक भव में ही असंख्यात बार प्रथम उपशम सम्यक्त्व हो सकता है। तो यहाँ पर बात यह है कि प्रथम नाम से एक बार हो गया तो वो प्रथम, ऐसा नहीं। जितनी भी बार हो, मिथ्या दृष्टि जीव को यदि उपशम सम्यक्त्व हो रहा है तो उसका नाम क्या प्राप्त होगा? प्रथम उपशम सम्यक्त्व। ठीक है, तो ये प्रथम उपशम सम्यक्त्व। तो प्रथम उपशम क्यों कह रहे हैं? अकेला उपशम सम्यक्त्व, सम्यक्त्व के 3 भेद होते हैं ना, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। ये सम्यक्त्व के 3 भेद होते हैं, प्रथम उपशम सम्यक्त्व अथवा सामान्य औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। इन 3 सम्यक्त्वों में प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तो 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व कर्म के 3 टुकड़े होते हैं।
दूसरा जो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है, इस क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होता है। सम्यक्त्व प्रकृति याद है अब सबको? हाँ, तो इस सम्यक्त्व प्रकृति का उदय क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में होता है। और अब तीसरा सम्यक्त्व है जो क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव के पास ना मिथ्यात्व की सत्ता होती है, न सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता होती है, न सम्यक्त्व प्रकृति की सत्ता होती है। क्षायिक सम्यक दृष्टि ने तीनों प्रकार के दर्शन मोहनीय का नाश कर दिया है, क्षय कर दिया है। तो इस प्रकार प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि तो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े करेगा। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि के पास सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहेगा और क्षायिक सम्यक दृष्टि के पास इन तीनों की सत्ता ही नहीं होगी। उसने तो इन तीनों का क्षय कर दिया। किन तीनों का? सम्यक्त्वों का नहीं, दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों का समूल नाश अर्थात क्षय कर दिया है। इस प्रकार ये तीन सम्यक्त्व हमने देखे। सम्यक्त्व प्रकृति अपना काम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में दिखाती है। प्रथम उपशम सम्यक्त्व में तो सिर्फ टुकड़े होने का काम होता है, उसमें इनका कोई रोल, उदय रूप रोल नहीं है, क्योंकि वहां पर उपशम है, उदय नहीं है। तो ये प्रथम उपशम सम्यक्त्व को प्रथम कह रहे हैं, तो क्या द्वितीय उपशम सम्यक्त्व होता है? हाँ, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व भी होता है। तो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं, एक बार परिभाषा समझ लीजिए। जब भी क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से औपशमिक सम्यक्त्व होगा, जब भी क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से औपशमिक सम्यक्त्व होगा, तो उस सम्यक्त्व को क्या कहा जाएगा? द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से क्षायिक ही हो ऐसा नियम नहीं है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से औपशमिक सम्यक्त्व जब होगा, तब उसका नाम क्या देंगे अपन? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ठीक है, चलिए, मूल अपना प्रकरण तो कर्म प्रकृतियों का पढ़ने का है, तो उसके संदर्भ में तो हमने पूरी चर्चा कर ली है। एक ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चर्चा हो गई, पर ये भी जरूरी है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन, इनका भी अपन को रिलेवेंस पता चलेगा। जी, सुनीता जी कुछ पूछ रहे थे, शायद हैंड रेज किया था आपने। और भी आपने जैसे चौथे में, छठे में, सातवें तक हो सकता है प्रथम उपशम, तो अनादि वाले को भी हो सकता है क्या सातवें तक? हाँ जी, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी पहले गुण स्थान से सीधा सातवें गुण स्थान में पहुंच सकता है, बशर्ते वह बाहर से द्रव्यलिंगी है। द्रव्यलिंग पहले होता है, फिर भावलिंग होता है। द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग असंभव है। जी, आगे रूपम जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जैसे भैया जी, भैया आप बोल रहे हो क्षायपशमिक के बाद औपशमिक होगा, मतलब ये नहीं समझ में आया। क्षायपशमिक के बाद औपशमिक, पहले तो औपशमिक ही होगा ना? बराबर, मिथ्या दृष्टि जीव को तो औपशमिक सम्यक्त्व ही होगा पहले में पहले, फिर वो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में यदि परिवर्तित हो और उग्र पुरुषार्थ करे। ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कौन कर सकता है? मुनिराज ही कर सकते हैं। जब वे श्रेणी आरोहण करते हैं और उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, तो उपशम श्रेणी में आगे 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में औपशमिक सम्यक्त्व होता है, तो वह सीधा मिथ्यात्व से तो हो नहीं सकता, तो वो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से औपशमिक सम्यक्त्व में आरूढ़ होते हैं। नहीं, क्षायोपशमिक के बाद औपशमिक तो नीचे आ गया वापस। नहीं, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। पहले औपशमिक होगा तभी तो क्षायोपशमिक होगा। बराबर, औपशमिक होगा, उसके पश्चात क्षायोपशमिक होगा। क्षायोपशमिक के पश्चात उसके पास दो रास्ते हैं आगे बढ़ने के लिए। पीछे आने के लिए तो मिथ्यात्व में ही आना पड़ेगा, उसका कोई उपाय ही नहीं है दूसरा। आगे बढ़ना है तो उपशम करे कर्मों का अथवा क्षय करे। क्षय करेगा तो क्षायिक सम्यक दृष्टि बनेगा, उपशम करेगा तो उपशम श्रेणी मांडेगा। औपशमिक सम्यक्त्व जिसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त्व है, उसके तो द्वारा श्रेणी। मुनिराज वापस नीचे भी जा सकते हैं। मुनिराज ऊपर हाँ, चढ़ के भी मुनिराज के यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय,
मुनिराज के भी यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जावे तो वे मिथ्यात्व गुण स्थान में आ सकते हैं। मुनिराज द्रव्यलिंगी बाहर नहीं। से रहेंगे, शायव श्रमिक बाहर से से औपश्रमिक में जाएंगे तो नीचे आ गए ना वो। नहीं, ऐसा क्रम नहीं है। औपशमिक सम्यक्त्व भी आगे भी बढ़ाता है, नीचे ही गिरावे ऐसा नियम नहीं। आपको और एक बात बताना रह गई, निर्मलता की अपेक्षा देखें तो क्षायिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व की निर्मलता समान है, क्योंकि इनमें कोई चलमल अगाड़ दोष नहीं है। नहीं। तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से यदि औपशमिक सम्यक्त्व हो रहा है तो अधिक निर्मल है क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से, तो नीचे आना है ऐसा कोई उसमें सवाल उत्पन्न नहीं होता। आपका प्रश्न वैलिड था। जिस क्रम से हम आगे बढ़ रहे थे, तो सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक्त्व अति निर्मल होता है, अति विशुद्ध परिणामों से होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब हमें सम्यक्त्व होगा तो पता चलेगा या नहीं चलेगा। यदि प्रथम उपशम सम्यक्त्व हो रहा है तो निश्चित रूप से पता चलेगा, क्योंकि ये इतने निर्मल विशुद्ध परिणाम है, इसलिए पता चलेगा। पर उसके बाद क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होगा तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में चलमल अगाड़ दोष दिख सकते हैं, वो निर्मल नहीं रहता। तो पहले पूर्ण निर्मल सम्यक्त्व, फिर मलिन सम्यक्त्व। उस मलिन सम्यक्त्व के बाद एक तो मिथ्यात्व में आ सकते हैं, अथवा अधिक निर्मलता प्राप्त करने के लिए उपशम अथवा क्षय, दो मार्ग उसके लिए निश्चित है। उसमें से उपशम वाला यदि सम्यक्त्व करता है तो वह पुनः नियम से क्षायोपशमिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात वो उपशम श्रेणी चढ़ के पुनः छठवें सातवें गुण स्थान में क्षायोपशमिक बन जाएंगे। और यदि क्षायिक सम्यक्त्व कर लेवे तो वो क्षायिक सम्यक्त्व कभी भी नहीं छूटता है। अनादि अनादि नहीं, सादि अनंत भाव कहलाता है क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक भाव ही सादि अनंत होता है। जी पारुल जी। ये आपने बताया क्षायिक सम्यक दृष्टि के दर्शन वाणी की तीनों प्रकृतियों का नाश हो जाता है, बराबर, तो फिर उदय सही कौन सी समझा। प्रकृति होगी? सम्यक उदय किसी प्रकृति का नहीं। सम्यक सम्यक प्रकृति का भी जब नाश कर दिया उसने, तो फिर उदय में कौन सी प्रकृति आएगी? हम फिर से उस स्लाइड पे चलेंगे जिस स्लाइड में कहा था सम्यक्त्व प्रकृति का कार्य। सम्यक्त्व प्रकृति का कार्य क्या है? जिसके उदय में श्रद्धान सम्यक ही रहता है, पर श्रद्धान में चल मल अगाढ़ दोष लगा करते हैं। सम्यक्त्व प्रकृति का कार्य सम्यक्त्व प्राप्त कराना नहीं है। सम्यक्त्व प्रकृति का कार्य सम्यक्त्व को मलिन करना है। तो यहाँ पर ये समझिए कि सम्यक्त्व प्रकृति जो मलिनता है वो चली गई है क्षय के माध्यम से। तो कल भी ये चर्चा हमने की थी कि सम्यक्त्व का कारण कौन है? फिर सम्यक्त्व प्रकृति सम्यक्त्व का कारण नहीं है? हाँ, नहीं है। सम्यक्त्व तो आत्मा की निर्मल पर्याय का नाम है, उसके लिए कर्मों की आवश्यकता ही नहीं है। यदि कर्म ही आत्मा को निर्मल बनाने लग जावे तो फिर आत्मा का पुरुषार्थ ही नष्ट हो जाएगा, फिर तो पूर्ण रूप से दैवाधीन कर्माधीन बन जाएंगे हम। इसलिए आत्मा का पुरुषार्थ है सम्यक्त्व, उसमें से कर्म यदि चले जाए तो इससे खुशी मनाने लायक बात कोई और नहीं है। तो सम्यक्त्व प्रकृति चली जाए तो भी सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता है, उल्टा और प्रबल होता है, दृढ़ होता है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? मुझे एक डाउट है कि अगर आप कह रहे हो ना कि सबसे ज्यादा मतलब अब इन तीनों में से तो बेस्ट वैसे सम्यक्त्व ही है, राइट? सम्यक तो अगर ये चला जाए तो फिर और अच्छा कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया मुझे। जैसे इन सब में से इन तीनों में से बेस्ट सम्यक्त्व ही हुआ ना कंपैरेटिवली हम अगर। कंफ्यूज हो रहे हैं नाम से कि सम्यक्त्व नाम अच्छा है, मतलब हम यदि जहर का नाम अमृत रख देवे तो उसे खाने पर क्या मृत्यु नहीं होगी?
निश्चित रूप से मृत्यु ही होनी है। जहर का नाम यदि अमृत रख देवे तो चल जाएगा, हाँ चल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर खाने पर क्या होगा, नियम से जीव का मरण ही होगा। उस प्रकार से सम्यक्त्व नामक प्रकृति जो दर्शन मोह का भेद है, दर्शन को छोड़ दो तो मोहनीय का भेद है, जिसके लिए उदाहरण हम मदिरा वाला दे रहे थे। वो तो तो मिथ्यात्व यदि वो चली जाएगी आत्मा में से, तो वो तो जहर का ही एक टाइप है ना, विष का ही टाइप है एक। सम्यक तो प्रकृति भी दोष लगाने का काम कर रही है, निर्मलता प्रकट होने नहीं देती है। इसको क्रॉस करेंगे जब हम दर्शन होने को, तभी निर्मल होगा, ऐसा कहने का मतलब। बराबर। निर्मल परिणाम यदि प्राप्त करने हैं तो दर्शन मोहनीय का पूर्ण रूप से क्षय करना आवश्यक है। तीनों में अच्छी कौन है, इसका एनालिसिस हम तीनों के परिप्रेक्ष्य में जरूर कर सकते हैं, जो आपने किया कि तीनों में सबसे अच्छी तो कौन है, सम्यक तो प्रकृति है। ठीक है, पर तीनों में से सम्यक्त्व की कारणभूत कौन सी प्रकृति है, इसका उत्तर क्या है बताइए। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए। तीनों में से अच्छी सम्यक्त्व प्रकृति है, ये हमने मान लिया। अब ये बताइए तीनों में से सम्यक्त्व के लिए कारणभूत प्रकृति कौन सी है। सम्यक्त्व है। हाँ, यहाँ पर गलती हो जाती है नाम के कारण। सम्यक्त्व का कारण हमारे आत्मा का श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन सम्यक दर्शन है। तीनों ही प्रकृतियां इसमें घात करने में अथवा दोष लगाने में निमित्त है। कर्म प्रकृतियों से सम्यक्त्व नहीं होता। सम्यक्त्व आत्मा में जो विशुद्धता बढ़ती है, आत्मा का जो सम्यक परिणमन है, श्रद्धा में जो देव शास्त्र गुरु के प्रति सात तत्वों के प्रति, अपने आत्मा के प्रति दृढ़ जैसा है वैसा श्रद्धान होता है, वह श्रद्धान क्या है, सम्यक्त्व है। तो सम्यक्त्व आत्मा का परिणाम है, कर्मों का परिणाम नहीं है। कर्म तो उसमें दोष लगाने वाले हैं। तो सम्यक्त्व प्रकृति से दोष होते हैं, सम्यक्त्व नहीं होता। आप फिर से रिपीट कीजिए इस वाक्य को, सम्यक्त्व प्रकृति से दोष होते हैं, सम्यक्त्व नहीं। हमें जैसे अगर चारित्र होने वाली चीज पे नेक्स्ट जाएंगे, तो पहले यहाँ से वहां जाने के लिए भी हमारे अंदर जो और अच्छे निर्मल भाव होंगे, तभी हम आगे पहुंचेंगे। तो उसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर चाहे मिथ्यात्व हो चाहे सम्यक मिथ्यात्व, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धान सम्यक हुए बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते हैं। जो अपना सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन सबसे पहली सीढ़ी है मोक्ष महल की। उसके पश्चात ही ज्ञान भी सम्यक होगा। उसके पश्चात कहने की भाषा है कारण कार्य संबंध के अनुसार। जब सम्यक दर्शन होता है उस ही समय में सम्यक ज्ञान होता है। और यदि अधिक पुरुषार्थ हो तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी होगा और चारित्र भी सम्यक होगा। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक हो जाए, ये तीन काल में संभव नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान और चारित्र को सम्यकपना प्राप्त होता है, जीव आगे बढ़ सकता है। सम्यक दर्शन को छोड़कर कोई भी धर्म नहीं है। धर्म की शुरुआत सम्यक्त्व से होती है, धर्म की पूर्णता चारित्र की पूर्णता से होती है। ठीक है, धर्म की शुरुआत सम्यक्त्व की प्राप्ति से होती है और धर्म की पूर्णता चारित्र की पूर्णता से संपन्न होती है। तो चारित्र की पूर्णता भी कहाँ होती है, सिद्ध भगवान के ही चारित्र की पूर्णता है। कहने को फिर अरहंत भगवान भी चारित्र से युक्त है, सकल चारित्र से तो मुनिराज भी सहित है, पर उस चारित्र की पूर्णता कहाँ कहलाती है, सिद्ध परमात्मा को ही चारित्र की पूर्णता कहलाती है।
सम्यक्त्व की पूर्णता क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा चौथे गुण स्थान से भी होती है, और सम्यक्त्व की प्राप्ति भी चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ होती है। तो धर्म की शुरुआत चौथे गुण स्थान से, धर्म की पूर्णता सिद्ध अवस्था में। इस प्रकार से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। और किसी को कोई थोड़ी बहुत आशंका हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई शब्द भी नहीं समझ में आया हो ठीक है, ये जो आगे अब असंख्य जी। इसका क्या मतलब है? असंख्यात गुणाहीन, असंख्यात गुणाहीन द्रव्य अर्थात यदि हम 100 1000 परमाणु है मिथ्यात्व के मान लीजिए, तो मिथ्यात्व में से 1% द्रव्य, 1% मतलब मान लीजिए 20% द्रव्य ले लिया हमने, तो 1000 में से 20% द्रव्य किसको दिया? सम्यक मिथ्यात्व को। और उसमें से 10% द्रव्य किसको दिया? और कम द्रव्य सम्यक प्रकृति। मतलब 1000 परमाणु हैं, उनका यदि बंटवारा करना है हमें असंख्यात गुणाहीन, तो मान लीजिए मिथ्यात्व के 500 परमाणु रहेंगे। पहले तो एक ही प्रकृति थी मिथ्यात्व, तो उसके 1000 परमाणु थे। अब जब प्रथम उपशम रूपी चक्की में उसे पीस दिया, तब इस 1000 परमाणुओं के टुकड़े टुकड़े होने के बाद 500 टुकड़े तो रहे मिथ्यात्व के पास, 300 टुकड़े आ गए सम्यक मिथ्यात्व के पास, और 200 टुकड़े आ गए सम्यक तो प्रकृति के पास। इस प्रकार हीन क्रम से, असंख्यात गुणाहीन क्रम से ये प्राप्त होते हैं। तो असंख्यात एक प्रमाण है, उसकी भी डिटेल में चर्चा अर्थ संदृष्टि आदि के माध्यम से अंकों में भी बताई जाती है। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। 2:30 बजे तक का समय, चाहे तो आगे गाथा पाठ अथवा आपस में चर्चा कर सकते हैं। मुझे अगली कक्षा लेने तो जाना ही है, 2:30 बजे अगला कार्यक्रम है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम।